Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 26 फरवरी न्यूज़पेपर। वन्य जीव तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सहित 4 देश आ गए हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनकी तस्करी हो रही है, यानी कि उनका जो स्मगलिंग हो रही है उनको रोकने के लिए भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया ने कहा है कि इनको रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो क्षेत्र देखा जाता है जिससे तस्करी की जाती है वो कि अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ और भारत और चीन के बीच में वन्य जीव की तस्करी की जाती है। तो इसको रोका जाएगा, जिसे हवाई कांगो का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्हें एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सके। और यहाँ पे कल्पमेदा। इंटरनेशनल कन्वेंशन की भी बात कर सकते हैं। साइट्स कन्वेंशन इज देयर और ट्रैफिक, मतलब कैपिटल में ट्रैफिक देयर इज। ये दो कन्वेंशन है। कल्पमेदा। अगर तुम अपनी आमदनी से कम में गुजारा कर सकते हो तो निश्चित जानो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप क्या जोड़ोगे इसमें, ऐड करोगे इसमें? मानसी, करुणा, आंचल। अगर तुम अपनी आमदनी से कम में गुजारा कर सकते हो तो निश्चय जानो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है। मेरे को ये नहीं पता पारस पत्थर तुम्हारे पास है, पारस पत्थर बट होता है कि जो भी उससे टच करेगा वो चीज सोने की बन जाती है, उसे पारस पत्थर बोलते हाँ, तो ये आपका, अगर हम इसको इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर की बात है। एंड कैसे आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम को रैशनलाइज स्पेंडिंग कर सकते हो जो आपकी नीड्स है उसको मीट करने के लिए। प्लस लाइक एक रूल होता है कि अगर आप 10% अपनी जो भी इनकम है उसका सेव करो, 20% जो आपकी डेट है उसको आप मंथली बेसिस पे लाइक वापस रीपे करो, और बाकी जो है आप उस पर अपनी स्पेंडिंग कर सकते हो। तो एक ये मतलब रूल भी होता है इकोनॉमिक्स में। हैं। इसमें मैं मैं ऐड इसमें करना चाहूंगी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आप नीड ड्रिवन हो या फिर डिजायर ड्रिवन हो, एंड आपकी ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं। आपकी मोटिवेशन इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है काम करने की। मैं इसमें इसरो का एग्जांपल देना चाहूंगी कि वो आमदनी कम से, अगर हम देखते हैं कोई भी, चाहे 1960 से लेकर अब तक जो भी मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनमें एक जो पर्टिकुलर बजट था वो उतना ज्यादा नहीं था अगर अदर कंट्रीज के से कंपेयर किया जाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सक्सेस की। तो उसको कह सकते हैं कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है, कि जिस भी चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। तो उस तरह से उसको ऐड कर। और यहाँ पे इंडिया की जर्नी की बात कर सकते हैं। सिंस 1990s ऑल्सो आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑल्सो हाउ वी हैव बीन एबल टू मैनेज द डेट ऑल्सो, कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा मैनेजेबल वी कैन से टेरिटरी में रहे, तो FRBM एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इवन सिंस इंडिपेंडेंस भी वी कैन टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, कि बीइंग इन फ्रेजाइल 5 बोला जाता था इंडिया को। नाउ वी आर एमिंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सो दैट्स लाइक ह्यूज अचीवमेंट। कैंसर के इलाज के लिए आईआईटी मद्रास ने मसालों के उपयोग का पेटेंट करवाया। तो कैंसर के इलाज के लिए जो दवाई है, मेडिसिन है, वो बनाई जा रही है, जिसका कहा जा रहा है कि 2028 तक जिसे बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कि नैनो इमल्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें लंग्स और सर्वाइकल, माउथ, थायराइड जैसे जो कैंसर है उनके लड़ने की क्षमता को विकसित करेगा। जो पुराने मसाले या दवाइयाँ देखी जाती है, जो एंशियंट पीरियड में भी देखी जाती थी, तो वो उनमें ऑलरेडी है, लेकिन उसको किस तरह से उपयोग किया जाए इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, जिसका ट्रायल पूरा होने के पश्चात दवाई को प्रोवाइड करवाया जाए। तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं कि एक तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हमने बात करी कि इतना रेगुलेटेड नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर, इवन जो डॉक्टर्स है दे आर आल्सो नॉट स्किल्ड। तो ये उसके उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है। बट एक सेकंड डायमेंशन की जब हम बात करते हैं कि डायलेमा क्या है, तो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्सेस द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, क्योंकि पेटेंटेड मेडिसिन है एंड इसको आप जेनेरिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं करा सकते हो। तो अफोर्डेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली कैंसर को ट्रीट करने के लिए अगर इस मेडिसिन को लेके आया गया जाएगा 2028 में, तो इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो दिस वीकेंड यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट दिस। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ
the Indian Railways. So here we're seeing indigenization, जैसे वंदे भारत ट्रेन्स की हम बात कर रहे हैं, and middle income sector के लिए भी we are introducing different trains for that so as to attract them. And apart from this, modernized or faster trains are being introduced. We are seeing कि electrified railway routes, they are being inaugurated. हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, in Jammu and Kashmir they get their first electric run railway line. And यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन भी कितना सिग्निफिकेंट है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रेलवे नेटवर्क्स. देन सेफ्टी ऑफ रेलवेज इंपॉर्टेंट हो जाता है. और रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन में जैसे मॉडर्नाइजेशन की हम बात करें तो हेयर वी हैव कवर्ड दिस डायमेंशन इन आंसर्स ऑल्सो कि public private partnership is significant in terms of having that expertise and providing that qualitative services at the railway stations. So modernization में like shopping centers are being opened up, और जो commercialized food chains है, fast food है, they are being opened up. तो accessibility और increase हो रही है services की. इसके through we are seeing कि this provides an additional opportunity even to the railways to generate additional revenue. And एक interesting fact about Indian Railways is that they do not borrow. मतलब कोई debt नहीं है as such on the part of Indian Railways. So they do not have to borrow the money. So this reflects again how efficiently the finances have been managed. And यहाँ पे ये like kids playing area, they are there, multi-level parkings, like we are having like modernized airports. तो उन्हीं lines पे now we are working upon the modernization of railway stations and even the trains also. So making it inclusive, so Divyangjan friendly facilities should be there. And तो ओवरऑल इसके थ्रू, इस डेवलपमेंट के थ्रू जो रीजन है उसकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे कैन ऑल्सो बी, वी कैन से एक्सपैंडेड. और इसके थ्रू और जॉब्स क्रिएशन होगा इकोनॉमिकली. सोसाइटी जो है दे कैन बी वेल ऑफ. तो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स देयर आर a lot of them which are connected to this initiative. So road over bridges, underpasses, all of that is there. So electricity rules are being changed, and that is the objective is to boost the rooftop solar power. And यहाँ पे एक टेक्निकल फैक्ट ये है कि दी फोटोवोल्टाइक जो सोलर पैनल्स पिक्चर में आप देख रहे हो अप टू 10,000 watt capacity will be accepted without a technical feasibility study. So that's there. और यहाँ पे जो rules notify किए गए हैं, that is under the Act of Electricity Rights of Consumer Rules 2022. Ministry of Power is the nodal ministry. And सूर्योदय स्कीम की हमने बात करी. यहाँ पे discoms would be they will have to provide for a separate connection for an electric vehicle charging point. तो कुछ changes किए गए on, we can say, overall in terms of increasing the accountability of different stakeholders. सूर्योदय स्कीम में VC target is 1 crore households, and government is providing a different kind of incentives so as to again speed up the installation, so as to be firstly the self-reliance increase करना power sector में, and then be a power surplus country also. तो empowerment of consumers important है. यहाँ पे cooperative groups का functioning important है. Housing societies, multi-storied buildings में, these are important areas जहाँ पे installation काफी help कर सकते हैं. And new connections to be more swifter. So here we are seeing key ease of implementation of schemes, that is also being focused upon. So digitization overall हम बोल सकते हैं, तो it is moved towards that direction. Then next we see another example of a neurological. यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी. डिजिटाइजेशन किस चीज में हो रहा है यहाँ पे? Digitization in terms of increasing the accountability, like platforms, जो digital platforms है, that is being inaugurated, जहाँ पे you can apply for this scheme. तो in that area, जो again यहाँ पे हम बात करें even in terms of कि कितने households है जिन्होंने apply किया, तो accountability of the executive, the administrative authorities, that increases. So that's important. और जैसे न्यू सिफ्टर कनेक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी डिजिटाइजेशन इज हेल्पिंग अस. तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड वी कैन ट्रेस द प्रोग्रेस सो दैट देयर इज नो टाइम डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन.
दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है कि जो घर है उनके लिए और जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं ताकि उनको भी इस चीज के साथ कनेक्ट किया जा सके, इसलिए पर्टिकुलर अप्रोच बनाई गई। 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन के अंदर जो बिजली कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो घर हम्म। बन रहे हैं उनको इस तरह से निर्माण करवाया जाएगा जो सोलर ऊर्जा से चलते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट ना हो, तो उन चीजों को कनेक्ट किया जाए। राइट। और मतलब सीमलेस बना रहे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी और इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर सीइंग, जैसे कल भी हमने एडवर्ड सिंड्रोम की बात करी थी, डाउन सिंड्रोम की बात करी थी, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे वी सीइंग अनदर एग्जांपल इज द फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। सो यहाँ पे हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, लाइक ब्रेन व्हेन वी आर कवर्ड इन द साइंस सेक्शंस कि ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फ्रंटल लोब, जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। तो यहाँ पे इस डिजीज में क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ ब्रेन डिजीजेस विच प्राइमरीली अफेक्टिंग द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स। एंड फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स की अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो दे हेल्प इन द पर्सनालिटी, जो बिहेवियर, लैंग्वेज फंक्शंस, like even emotions or जो stability of the body like balancing and memory. So all of these are different functions. Now what is the issue? Issue is कि कोई मेडिकल क्योर नहीं है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का या इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। तो वी आर ऑल्दो हैविंग मेडिसिन्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द सिम्टम्स, बट देयर इज नो प्रॉपर क्योर। सो इसमें जो फ्रंटल लोब है उसका साइज श्रिंक हो जाता है, सो दैट्स द इशू। एंड इवन जो मेडिसिन अवेलेबल भी हैं तो दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, सो वी कैन से कि दिस फॉर्म्स समवेयर अ पार्ट ऑफ इवन द रेयर डिजीजेस, जिसको हम ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं। तो वी आर हैविंग अ प्रॉपर डेडिकेटेड पॉलिसी as far as rare diseases is concerned. एंड यहाँ पे वी ऑल्सो हैव वन स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है अप टू ₹50 lakhs। बट अगेन पूरा क्वेश्चन यही है कि 50 lakhs में आप पूरा जो भी मेडिकेशंस हैं या जो पूरा प्रोसीजर है, दिस अमाउंट इज इनसफिशिएंट फॉर दैट। Next, we talk about the Resina dialogue. We've been covering this topic from past 2 days. सो रेजिना डायलॉग अभी होस्ट किया गया, हमने देखा इंडिया का क्या एज अ विजन है या इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। सो जैसे हम वसुदेव कुटुंबकम टर्म बहुत कॉमनली यूज करते हैं आंसर्स में, तो विश्वामित्रा, दैट इज द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, एंड इंडिया इज अ ब्रिजिंग पावर। Bridging power, where we are seeking a common ground through multi-vector policy. So we are promoting mini multilateralism, or overall we say multilateralism is the main focus. So importance of connectivity projects like Middle East, East Europe Economic Corridor important हो जाता है। So जैसे यहाँ पे bridging power term use किया गया, तो bridging power between the Pacific Ocean or the Southeast Asian countries and Central Asia and then Europe. So that's why we are talking about this as an important role. और challenges की बात करें तो firstly we are seeing कि UNSC pending reforms, that is an issue. Then even in the Gulf region we are seeing unstable conditions, because of which again the implementation of this India Middle East Economic Corridor would get impacted. Then aggressive and assertive China is one of the most common challenge that we talk about. And एक जो अभी रेजिना डायलॉग हुआ उसमें ये था कि इतने मल्टीपल डायमेंशंस पे बात नहीं हो पाई, एंड सेकेंडली रशिया और चाइना वर दे वर आल्सो नॉट इनवाइटेड टू दिस। सो दिस इज आल्सो समवेयर लाइक sidelining of these two countries, and because the challenges somewhere related to that. So again जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो talking to them and then resolving the matters becomes important. So their participation holds significance, and there was minimal presence from even the South Asian, Latin American, even South Asian countries. जैसे इंडिया बोलता है कि we want to promote the interest of global South, तो even less number of countries participated from global South region, and lack of diversity in the conversations. So ये overall like Reason I dialogue के कुछ challenges की हम बात यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी इंडिया का ओवरऑल रोल, विश्वामित्रा एज अ ब्रिजिंग पावर, initiatives like IMEC, and what are the challenges which needs to be resolved. इसमें बस ऐड करूँगा कि जो वर्ड लिखा हुआ है, द राइसिना डायलॉग हैज बिकम द मेड इन इंडिया वर्जन ऑफ द ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर
और तो एक कीवर्ड ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर, इससे क्या फायदा होता है कि हर कोई कंट्री आ करके वहां पर अपना उसका अपना व्यू पॉइंट पुट अप कर सकता है, और देयर शुड बी अ negotiation or accommodation of each other ideas with respect to the order of the world. तो ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर ऐसा क्रिएट करना चाहिए, सेफ स्पेस फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ द सेवरल आइडियाज। तो इंडिया पर राइस एंड डायलॉग। ओके, देन नेक्स्ट वी आर सीइंग, जैसे कल हमने ओडिसिस मिशन की बात करी थी, यूएसए का द लूनर मिशन। सो इंडिया में वी टॉक्ड अबाउट Chandrayaan-3 soft landing on the south pole of the moon, and India is the first country to soft land on the south pole, which is again it was considered to be a difficult region. So Russia में we see the Roscosmos is the space agency, and जो Odysseus mission था it was the first private company to soft land. So एक important achievement है, and USA में we see when we talk about the developments of the space sector, so it's healthy, diversified private space services landscape है, मतलब private sector participation काफी ज़्यादा है compared to India. So although we are promoting it like we have in space commercialization, commercial services के लिए private sector can come forward. Then recently we also saw कि 100% FDI under the automatic route for the national space program, that is also part of it, and इसके through Indian startups का participation और increase हो सकता है. Even in terms of indigenization, जो startups है, MSMEs हैं, they can help in manufacturing the significant and critical components domestically, which can also help in bringing down the cost of these space missions. So that is important. So collaboration within the country also, amongst different agencies and also amongst different nations, that is important for the overall development of the space. And overall अगर broader challenges की बात करते हैं related to space, so we are seeing militarization of space नहीं होना चाहिए. There is a treaty also on this. Oshay, can you just name what is that treaty? आउटर स्पेस ट्रीटी। Outer Space Treaty, ठीक है. हम्म। Outer Space Treaty is there. India is a signatory to that, and overall, then we talk about second challenges related to the space debris. So as a responsible space power, India is also taking care of this dimension also, that we ensure कि जो space missions हैं जिनका tenure complete हो चुका है, we safely bring them down and remove them from the orbit. तो इसमें ऐड करो आउटर स्पेस ट्रीटी, मल्टीलैटरल ट्रीटी। बोलो। स्पेस डेब्रिस के लिए बोल रही थी मैं, नेत्रा प्रोजेक्ट भी है इंडिया का। नेत्र। Okay. रिगार्डिंग आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आया था, और 114 कंट्री है, तो सब कंट्री नहीं है, ऑल द कंट्रीज आर नॉट देयर। ठीक तो है. इंटरकॉन्टिनेंटल उसमें बोला गया था कि कब क्यों किया गया था। पहली बात है, जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जा रहा था बाय द बोथ रशिया, सोवियत यूनियन एंड यूएसए, तो उनको लगा था कि स्पेस में भी वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ दिक्कत हो जाएगा। फॉलोइंग द आर्म्स रेस, उसके बाद फिर यूएनजीए में यूनानिमसली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑफ प्रोहिबिटिंग मास इंट्रोड्यूसिंग मास डिस्ट्रक्शन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस, आप नहीं कर सकते। तो यही है पूरा का पूरा। नो इंस्टॉलिंग ऑफ वेपन ऑन द सेलेस्टियल बॉडी, नॉट प्लेसिंग ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस, मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग रूल्स होना चाहिए फॉर पीसफुल एंड जस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस, और लैंड ग्रैब प्राइवेटाइजेशन कि लैंड ग्रैब या कि मेरा ही उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट और प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कैरिंग न्यूक्लियर वेपन एंड अदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और एक और चैलेंज जैसे मिलिटराइजेशन और स्पेस मैंने मेंशन किया, तो यूएसए की एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स भी बनाई गई है, तो दिस अगेन मेक्स दिस मच मोर थ्रेटनिंग कि यूनाइटेड स्पेस फोर्स है एक, जैसे हम इंडिया के पास भी है आर्मी मानसी, की बात करते हैं. चाइना के पास भी है और इंडिया के पास भी है। स्पेस फोर्स जो है ना, इट इज इंटीग्रेटेड अंडर द एयरफोर्स के अंदर, इंडिया में अलग से नहीं। अच्छा, स्पेस इंडिया कमांड में डिफरेंशिएटेड, ठीक इंडिया है. में भी है, और चाइना में भी है स्पेस है, रशिया में भी है, और यूएस क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि स्पेस है सिर्फ और सिर्फ स्पेस मिलिट्री यूज के लिए नहीं है, स्पेस उसके लिए भी है, फॉर एग्जांपल स्पाइंग के लिए। तो एसाइड जो मिसाइल है, इट इज फॉर द स्पेस ओनली। ठीक है. आप वहां पर आप नहीं यूज कर सकते आईसीबीएम, यहाँ से तो आप डिस्ट्रॉय कर ही सकते हो ना सैटेलाइट, तो अभी तो स्पेस उसके लिए भी जरूरत होगा, स्पाइंग करने के लिए या फिर बाकी सब चीज के लिए। एलियो ऑर्बिट में यूज होता है ना एयर। नेक्स्ट वी आर सीइंग प्लैनेट्स, लेकिन जैसे सबसे ज्यादा
ये इंपॉर्टेंट है कि 100% ऑटोमेटिक एफडीआई हो चुका है Yeah. नेशनल स्पेस प्रोग्राम में। ये गलत हो सकता है अगर ध्यान से देगा, 100% ऑटोमेटिक स्पेस रूट में। इंडियन स्टार्टअप कंटिन्यू। Then next we are seeing the topic of planets. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे planets की हम बात करते हैं तो planets की बोलते हैं, तो हैं तो ये भी planets ही, but these are the ones जो stars को orbit नहीं कर रहे हैं, they are orbiting black holes. तो like ultimately जब death होती है स्टार की तो black hole ही बनता है, but still वो अभी जो current black hole है उसके around ही revolve कर रहे हैं। तो that's why they are called planets। और ये बनते कैसे हैं? They can form from the massive जो dust और gas clouds हैं which is found around again the supermassive black holes, वहां से इनका ओरिजिन हो सकता है। तो एक ये सिंपल चीज यहाँ पे ये इसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इनको प्लैनेट्स बोलते हैं। एंड they are orbiting the black hole at a distance of about 100 trillion kilometers, which is far enough for the black hole to not rip that planet apart just as it's being born। तो वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है फ्रॉम दी ब्लैक होल जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए उस ब्लैक होल का कोई इम्पैक्ट नहीं ऑन दोस प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स नॉर्मली कैसे बनते हैं? तो जो कन्वेंशनल आइडिया है कि जो डस्ट और गैस वॉल कर रही है अराउंड अ यंग स्टार दैट कोलाइड्स एंड क्लम्प टुगेदर, तो दैट्स लाइक हाउ planets are formed। तो if you want to add up something new here। हाँ, इसमें हम लोग देखे थे कि प्लैनेट्स कुड फॉर्म इन द मैसिव डस्ट एंड गैस क्लाउड। उससे बना, हमेशा बताते हैं ना कि मैसिव डस्ट एंड गैस क्लाउड से सुपरनोवा और बाकी सब चीज बनते हैं सोलर सिस्टम, लेकिन प्लैनेट्स planet are formed when dust and gas swirling around a young star collide clump together gravitation के कारण। A similar process could be played near the supermassive black hole और उसको planet बोलते हैं। 3000 times large as Earth or will have to orbit the black hole far enough for the black hole not trip the planet apart। तो मैसिव डस्ट क्लाउड का जो बनता है उसको planet बोलते हैं, planet। और बी से बी क्यों है? सब ब्लैक होल के अराउंड शायद इट रिवॉल्व्स, दैट इज व्हाई इट इज प्लैनेट नहीं प्लैनेट। हाँ, क्योंकि वही बी मैंने मेंशन किया कि स्टार के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं किसी, तो ब्लैक होल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए प्लैनेट। इसलिए इसको प्लान, हाँ हाँ, प्लैनेट नहीं है वो, प्लैनेट है। ओके, एंड आई विल एक शेयर, तरीके से बोल सकते हैं एक्सो प्लैनेट है ये, क्योंकि सोलर आई सिस्टम के बाहर है। विल शेयर दिव्या। तो इसमें एक ही इम्पोर्टेंट रीडेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, 41,000 करोड़ फास्टर रेलवे के लिए सब चीज किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, कीवर्ड अमृत, अमृत भारत स्टेशन, वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट, फ्रेट कॉरिडोर और ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 41,000 करोड़ रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशन, सीमलेस मल्टी लेवल पार्किंग, ट्रैवल लेटर, दिव्यांग फ्रेंडली, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सब चीजें अच्छा रहा। 554 रेलवे स्टेशन अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? क्लोज टू 100 करोड़ पर स्टेशन। टेक्सटाइल, ग्लोबल टेक्सटाइल इन इंडिया, भारत टेक्स 200424, भारत मंडपम। तो बोल सकते हैं कि भारत मंडपम और भारत टेक्स जैसे इवेंट करने से इंडिया में जो एक टेक्सटाइल पावर हाउस था मिडिल एंशियंट टाइम से, वो इंडिया वापस ले सकता है। भारत टेक्स, वहां पर लोग आते हैं, ब्रांड शोकेस होता है, सेमिनार होता है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट शोकेस होता है, इंटरेक्शन होता है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, समर्थ स्कीम अपस्किलिंग करने के लिए, पीएम मित्रा, वी डिस्कस दिस, पीएम मित्रा, इट विल अट्रैक्ट 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट।
और PLI स्कीम टू प्रमोट MMF एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। अब MMF क्या है, सर्च करो एक बार, MMF। मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर, ठीक है, नाइलॉन और बाकी सब चीज जो होते हैं। PM मित्रा समर्थ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, PLI। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आज का सबसे ज्यादा। ये कल डिस्कस किए थे कि अगर इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ग्रेन, इसका मतलब कि देयर इज अ चांसेस दैट ओवरऑल द वेजेस हैव इंक्रीज्ड अमंग द इंडियंस। तो उसी से रिलेटेड NSSO तो बहुत ध्यान से इसको गो थ्रू करते ओवरऑल। तो NSSO सर्वे ये किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है। अब NSSO सर्वे एक तरह से हर 5 साल में होता है। इट कैलकुलेट्स HCES और MPC, दो सर्वे होता है। MPC मतलब कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, HCES। अब HCCES है वो पर 5 साल में होता है, NSSO करवाता है। उसका काम है कि हर कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न अक्रॉस द कंट्री, अर्बन और रूरल दोनों करना है। पिछला बार जब हुआ था 2017-18 के समय में हुआ था, और फिर 19 में आया था उसका डेटा। अब कहाँ काम आता है, तो हमने जो बोले थे ना पहले कि डेटा का यूज वैल्यू GDP कैलकुलेशन में, CPI में जो फूड बास्केट का क्वांटिटी है वो 39 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो अगर दिख रहा है कि हाँ लॉन्ग टर्म में फूड बास्केट रिड्यूस हो सकता है, तो इसको ठीक करके 35 कर सकते हैं, और नॉन फूड एक्सपेंडिचर उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक्यूरेट कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन, एंटिसिपेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। फिर हाउस होल्ड मंथली करने से पता चलता है पॉवर्टी रेट इंडिया में कितना है, अलग जगह में पॉवर्टी रेट कैसे है, GDP कैलकुलेट होता है। और फिर और भी जगह ट्वीक कर सकते हैं, न्यूट्रिशन से ट्वीक कर सकते हैं इसको, हेल्थ से ट्वीक कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पॉवर्टी लेवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस एक्ट में चेंजेस आ सकते हैं। उसके हिसाब से फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऑफ द, जो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, एक वर्टिकल डेवल्यूशन ऑफ द बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द टैक्सेस, सेवरल टैक्सेस, वो आराम से हो सकता है बेस्ड ऑन द GDP वैल्यू 2011-12 एस्टिमेट। तो HCES क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कारण है। वैसे ही दूसरा सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, तो HCES बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब इससे पढ़ते क्या सर्वे का एक तरह से ओवरऑल कंक्लूड करते क्या था सर्वे में। पहली बात, इंडियन जो है धीरे धीरे उनके पास वेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन हायर प्रोडक्ट ऑफ फूड, हायर वैल्यूज ऑफ फूड जैसे पहले वो सीरियल्स सच एस राइस, व्हीट पर फोकस कर रहे थे, अब वो उससे बियॉन्ड जा करके फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल फोकस करें। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एटीट्यूडनल चेंज रिगार्डिंग द, कि बाकी जगह इंपॉर्टेंट है मल्टीविटामिन के लिए, अंडर न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए आपको मल्टीविटामिन चाहिए। और अंडर जो इंडिया में प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का, प्रोटीन डेफिशिएंसी का, तो मिल्क से पूरा होगा, एग से पूरा होगा, मीट से पूरा होगा। तो इंडियंस आर स्पेंडिंग मोर ऑन दैट। अब ये एक और क्या दिखा रहा है कि जो इंफीरियर गुड है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट और राइस, उसमें अगर कम खर्चा हो रहा है, इसका मतलब कि वेजेस उनका बढ़ रहा है। वेजेस बढ़ रहा है तो उनको लग रहा है कि इतना खर्चा काफी है बाकी जगह पर, और अपने हेल्थ पर खर्चा करते हैं या नॉन फूड प्रोडक्ट पर खर्चा करते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल आर्टिकल ये समझा रहा है सीरियल परचेस ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, दोनों रूरल में भी अर्बन एरिया में। और एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्टली नहीं याद कर सकते, तो ऐसा याद कर सकते बस कि रूरल एंड अर्बन एरिया में लेस देन 45% आ चुका है अभी तक में एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर इन द रूरल एरिया, लेस देन 45%। शेयर ऑफ स्पेंडिंग ऑन मिल्क एज वेल एज मीट वो बढ़ चुका है, मल्टीविटामिन के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल। और दूसरा कि एग, फिश, मीट ये भी बढ़ा है। दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन द प्रोसेस फूड राइट नाउ, बेवरेजेस एंड कुक्ड मील। तो जब कैलकुलेशन होगा CPI के अंदर में,
कि हर एक फूड बास्केट होता है, उसके अंदर में कैलकुलेशन होगा, देन द स्पेसिफिक एरियाज विल बी ट्वीट, इनका परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, इसका किसी का कम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। और भी सर्वे ऐड करते हैं। दूसरा क्या फायदा होगा, जब एमएसपी कैलकुलेट करते हैं तो पता लगेगा कि फूड ग्रेन में ऑलरेडी इंडियन जब कम खर्चा कर रहे हैं, इसके लिए डिमांड कम होगा, और कहाँ खर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क में, फॉर एग्जाम्पल मीट में, फिश में, तो वी नीड एमएसपी फॉर दैट सेक्टर ऑल्सो। इसलिए इंडिया बात करता है सब्सिडी कल्चर इन WTO बाकी जगह में, क्योंकि बाकी सब जो है वो एमएसपी के अंदर में है नहीं, शुगर केन नहीं है, फिर पल्सेस ऑयल सीड हो गए, उनमें वैसा नहीं है, ऐसा वीट और राइस का है पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो उसमें ये भी फायदा होगा। तो यहाँ पर एक डेटा है कि 37% था पहले सीरियल्स का कंजम्पशन, अभी घट करके 10.5 हो गया। मिल्क का 14 था पहले, 1999 के समय में 17 हो गया। एग फिश और मीट मीट फिर 5% था उस समय परसेंटेज फूड में, अब 10% हो चुका है, तो बढ़ते जा रहा है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी कम हो सकता है, न्यूट्रिशन बढ़ सकता है। अर्बन एरियाज में भी फ्रूट्स बढ़े हैं, एग फिश मीट वो भी बढ़ा है, और सीरियल्स वहां भी घटा है। ये सिर्फ फूड का बात हो रहा है, ओवरऑल फूड में क्या डिवीजन है। अब डिक्लाइनिंग फूड स्पेंड, अब जब बात की है कि HCAS सर्वे जो है, HCAS हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, वो बताता है कि देर इज अ लोअर फूड एक्सपेंडिचर, फूड पर एक्सपेंडिचर बाय द अर्बन एंड रूरल एरिया, और दोनों का लेस देन 45% है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि किसी का 46 है, किसी का 44 कुछ है, यहाँ पर 44 46.4, और दूसरा का 39.2 है, तो 46 है और 39.2 है, 52 से घटा है। इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा पैसा बचा बीच में परसेंटेज, वो कहीं और खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नॉन फूड प्रोडक्ट में, हायर वैल्यू फूड प्रोडक्ट में। तो इसे GD मैथ में आसानी होगा कैलकुलेशन में। रिव्यू ऑफ द CPI, इसी डेटा का यूज कर सकते हैं CPI कैलकुलेशन करने में, फूड बास्केट में कितना परसेंट सबका होना चाहिए, रीसेट भी कर सकते हैं इसको। अब प्रोसेस फूड और वर्क, वो भी एक तरह से बढ़ा है, नॉन फूड प्रोडक्ट भी बढ़े हैं एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल टेलर्स, लॉन्ड्री सर्विसेज, टेलीकॉम, इंटरनेट हैव आल्सो गॉन अप, वेयर एज एग्जिस्टिंग क्लॉथ फुटवेयर वो कम हुआ। टेलीविजन, हैंडबैग, यूटेंसिल, वॉशिंग मशीन ये बढ़ा। प्रोसेस फूड में भी एक तरह से 10.5% प्रोसेस फूड में बढ़ा। तो ओवरऑल ये फूड एंड नॉन फूड शेयर ऑफ एक्सपेंसेस, तो फूड 52.9 था, अभी 46 हो गया पहले रूरल एरिया में, फूड पहले अर्बन एरिया में 42 था, अब 39 हो गया, तो दोनों एक तरह से 50% से नीचे हो गया आकर के। रूरल एरिया में ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन दे आर स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, दैट इज वाई उनका जो सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ फार्मिंग है दे विल डिपेंड ऑन द फूड, तो परसेंटेज ज्यादा रहेगा उनका एक्सपेंडिचर। लेकिन नॉन फूड एक शेयर है वो दोनों का 50% से ऊपर है, 60% अर्बन एरिया, 53 पे, तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट। अब एक और पता लगता है इसमें कि NSO सर्वे से कि पॉवर्टी इट हैज रिड्यूस टू 5%। उसी कारण देयर शुड बी अ ट्विकिंग ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम हर एक जगह पे। फिर कंजम्पशन सर्वे से और 5 क्वेश्चन है। पहली बात, इफ यू स्पेंड लेस ऑफ फूड में डिस्कस, तो आपके पास पैसा ज्यादा रहता है फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्लॉथ्स में खरीद सकते हैं, फुटवेयर, तो और भी जो फूड इंडस्ट्री हो गए या फिर बाकी सब इंडस्ट्री हो गए ड्यूरेबल से, वो बढ़ेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम बढ़ेगा, PLI बढ़ेगा। दोनों तरफ में हाई वैल्यू न्यूट्रिशन एलिमेंट में बढ़ा है, एग फिश मीट, उनका डिमांड बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये भी दिखता है लॉन्ग टर्म में कि जब प्रोटीन जो डिफिशियंसी है वो कम हो सकता है।
Inflation will be calculated on the changes in price level of items in large basket. हर एक बास्केट सीपीआई को कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर बास्केट होते हैं, कुछ नंबर होता है, मान सी यू कैन स्पेसिफाई अगर याद हो, तो उसके अंदर हर एक के अंदर में आप चेंज कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो इससे पता लग सकता है कि किसको ट्वीट करना है। As for example, CPI अर्बन के अंदर फूड हैज वेस्टेड 36.29%। अब लेकिन दिखाया है कि 39% है अभी के सर्वे के अनुसार, तो ट्वीट किया बढ़ाया जा सकता है। तो उससे बेटर कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम हो सकते हैं इन्फ्लेशन। रेपो रेट में भी काम आ सकता है आरबीआई का। ऑन द बेसिस आरबीआई डिसाइड रेपो रेट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में अगर चेंजेस होगा तो आरबीआई का भी चेंज होगा मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है डेटा वैल्यू सर्वे, इसी को बोलते हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स, बिहेवियर एस्पेक्ट, व्यूज ऑफ डेटा, इंपेरिकल एविडेंसेस, इंपेरिकल अप्रोचेस, डेटा यूज करके आप पॉलिसी मेकिंग में चेंज कर रहे हैं। What does the differences in imputed and non-imputed average MP show? Food items, wheat, आटा, pulses, rice, और non-food items, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, सब चीज एक तरह से बढ़ा। अब इसमें एक और पता चलता है कि इंडिया में हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एसडीआई हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड जो सब है, दे टुगेदर अकाउंट बिहार, असम 57% ऑफ पॉपुलेशन, और वो रिलेटिवली लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू बाकी रीजन। तो इससे पता चलता है। तो क्या होगा, इसका जो डेटा है इट विल बी इनपुटेड, इट विल बी इंक्लूडेड इनटू द फाइनेंशियल डेवल्यूशन, ग्रांट्स, स्कीम्स, बोरिंग लिमिट, हर जगह। तो इसे डेटा कैलकुलेशन शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन नेचर, और वहां पर आपका बायसेस नहीं आना चाहिए। इट शुड बी विदाउट वैल्यू बेस्ड डेटा, वैल्यू बेस्ड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर इकोनॉमिक्स। पॉवर्टी लेवल वी हैव डिस्कस 5%, और रूरल अर्बन डिवाइड इट हैज आल्सो नैरो डाउन टू 71%, पहले 91%, बहुत डिफरेंस था, अभी बहुत कम हो गया। डेटा वैक्यूम इन द कंट्री, ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म डेटा वैक्यूम, इंडिया में डेटा कलेक्शन बहुत कम होता है, ओपन सोर्स डेटा बहुत कम है, बहुत दिक्कत होता है किसी को रिसर्च पेपर एस्टैब्लिश करना, रिसर्च पेपर में दिक्कत होता है, सोशल साइंस को दिक्कत होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में भी दिक्कत होता है। आपके पास सब चीज डेटा जो है इट इज नॉट रिलीज बाय द गवर्नमेंट। तो डेटा बैंक का क्रिएट करना चाहिए, और हर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, मोस्टली नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा आप रिलीज नहीं कर सकते, जो आधार होता है या फिर बाकी सब चीज, ये सब नॉन पर्सनल डेटा का एग्जाम्पल है। तो वी हैव डिस्कस डिटेल में कि 52 46 हुआ, 42 39। मंथली 3 या 700 से बढ़ के 6 या 500 हुआ है, 10। और ये डेटा से पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या चेंज हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे इंपैक्ट हो सकता है, रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में जो वेज रेट है उसमें इंपैक्ट कैसे हो सकता है, मंडे का वेज रेट इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा चीज, कंट्री का जो डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म उसमें एक लॉन्ग टर्म में चेंजेस आ सकता है कि और कैसे अच्छा डेटा यूज कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। तो वी हैव डिस्कस। काइंडली शेयर द नेक्स्ट लिंक।